बेटा कल हम लोगों ने ना टीडीएस के सेक्शंस जो देख लिए थे वो 194 मैंने स्टार्ट किया था। आई है ना, 194 आई, 194 जे, फिर सी पढ़ाया था, फिर एच पढ़ाया था, फिर 194 ए, देन 194 आई ए, आई बी, फिर हमने कुछ और सेक्शंस देखे थे, एल ए, एम एन ओ पी क्यू, ये सारे सेक्शंस मेजर थे। मैंने आपको सारे मेजर सेक्शंस बता दिए, ठीक है, ये याद रखना है और काम हो जाएगा। क्वेश्चन कैसे आएंगे, ये क्वेश्चन मैंने आपको बोला कि वो एक वो बोल देंगे कि ना इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड, ऐसे ए बी सी करके उन्हें 3-4 पॉइंट्स दे दिए, 2 या 3 नंबर में वो क्या करते हैं, जनरली ऐसी चीज पूछ लेते हैं। या फिर अगर उन्हें टीडीएस को इनडायरेक्टली पूछना हो तो इनडायरेक्टली पूछने के लिए उनके पास वो पीजीबीबी में पूछ सकते हैं कि भैया टीडीएस नहीं काटा ना, कमीशन का पेमेंट किया था या डायरेक्टर फीस का पेमेंट किया था, टीडीएस काटना भूल गए, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि भैया 30% डिसअलाउ करना है। नॉन रेसिडेंट के केस में तो 100% क्या करना पड़ेगा, आपको डिसअलाउ करना पड़ेगा, वो खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। और एक चीज और जो वो करते हैं वो ये करते हैं कि वो कहते हैं कि इंडिविजुअल है जिसका पिछले साल का टर्नओवर, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 98 लाख है ना, बस एक लाइन लिखे देख के देंगे, और करंट ईयर का पीएनएल भी देके रखेंगे, करंट ईयर का पीएनएल भी देके रखेंगे। और करंट ईयर के पीएनएल में टर्नओवर होगा से 102 लाख, यानी 1 करोड़ 2 लाख रुपए, है ना, 102 लाख। अब याद रखना कि जो करंट ईयर का पीएनएल में जो टर्नओवर है उससे मतलब नहीं है टीडीएस काटना है या नहीं काटना है, किससे मतलब है, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का। और एक चीज, ऑडिट करवाना है या नहीं करवाना है, ऑडिट करवाना है या नहीं करवाना है, तो ऑडिट करवाने के लिए करंट ईयर का टर्नओवर देखते हैं। हाँ, अब मैं जो बता रहा था 98 लाख से, अब वो बोलेंगे कि भैया कमीशन का पेमेंट किया 25,000 रुपए का और उसने टीडीएस नहीं काटा, उसने ऐसा लिखा हुआ है कि भैया इतना पेमेंट किया टीडीएस नहीं काटा, तो आपको भैया ध्यान रखना है जब उसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 98 लाख था और वो इंडिविजुअल था तो उसे टीडीएस काटना ही नहीं था। जब टीडीएस काटना ही नहीं था तो फिर वो डिसअलाउंस जो 30% की आप करोगे वो करने की जरूरत नहीं है। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई वांट टू से। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आएंगे, है ना, कि भैया इस केस में टीडीएस काटना। इनडायरेक्ट क्वेश्चन कैसा आएगा, ये पीएनएल वाली चीज करके पीजीपीबी में। अब आ जाते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं हम टीसीएस। लेट्स कम ऑन टू टीसीएस। देखो टीसीएस के अंदर ज्यादा लोड नहीं है ना। हाँ, प्रीसीडिंग मतलब बेटा नहीं, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर मतलब आपके लिए तो प्रीवियस ईयर 22-23 है ना, आपके लिए एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर 22-23 है ना, तो आपके लिए प्रीसीडिंग ईयर क्या हो जाएगा, 21-22, ठीक है। ऑल्दो आप लोगों के अभी देखो नया साल चालू तो 23-24 हो चुका है, लेकिन बेटा जो नया साल चालू हुआ है ना, इनकम टैक्स के पर्सपेक्टिव से आपके लिए 23-24 इज नॉट दी प्रीवियस ईयर। आपकी एग्जाम जो कि दिसंबर में है उसके लिए जो प्रीवियस ईयर है वो 22-23 है, ठीक है। तो आपके लिए थोड़ा सा और कंफ्यूजन वाली चीज है कि भैया हमें कब का देखना पड़ेगा, 21-22 का टर्नओवर देखना पड़ेगा, ठीक है, ये बात याद रखना। ऑल्दो करंट ईयर इज 23-24 बट दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू यू, ये जून में एप्लीकेबल होगा फिर। अब टीसीएस के अंदर चांसेस कम है बेटा एग्जाम में आने के। जैसे एग्जाम के एक दिन पहले अगर आपको जैसे ना टीडीएस क्या करो, टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स ये अभी पढ़ के रख लेना,
एग्ज़ाम के एक दिन पहले इन्हें नहीं देखना है। एग्ज़ाम के एक दिन, जैसे सैलरी भी है बच्चों, देखो सैलरी भी अभी पढ़ के रख लोगे, हाउस प्रॉपर्टी अभी पढ़ के रख लोगे, तो ये चैप्टर ऐसे हैं कि ये याद रह जाते हैं, एग्ज़ाम के दिन देखने की ज़रूरत नहीं। लेकिन हाँ, जैसे पीजीबीपी हुआ, डिडक्शंस हुए, अगर आपको, आप ये देखो, ये मेरी ओपिनियन है, आप अपनी ओपिनियन के हिसाब से, अपनी चीज़ों के हिसाब से आप कैसा चैप्टर कौन सा अच्छा है क्या है मार्क करके रख लेना। कुछ चीज़ें ऐसी कर लेना कि एग्ज़ाम के पहले ही करके रख लो। एग्ज़ाम के दिन सब कुछ नहीं हो पाएगा, है ना, और वो किसी से भी नहीं हो पाता। टीसीएस में देखो, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स के अंदर कुछ कुछ जगह है जहाँ पर सेलर्स जो होते हैं वो बायर से एक्स्ट्रा अमाउंट कलेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज टीसीएस। मान लो सेलर ने 1 करोड़ का माल बेचा, तो सेलर 1 करोड़ रुपए तो कलेक्ट करेगा, वो 1 करोड़ के साथ साथ टीसीएस भी कलेक्ट करेगा। जैसे माल बेचते तब जीएसटी भी लगता है ना, तो दोस्तों कुछ केसेस में माल बेचते टाइम इनकम टैक्स भी लगता है, मतलब जीएसटी भी लग रहा है और क्या लगेगा, इनकम टैक्स भी लगेगा। इसको टीसीएस बोलते हैं। जैसे कार खरीदने गए, तो इन सम केसेस, नॉट इन ऑल केसेस, अगर हम कार खरीदने गए तो कार 10 लाख 15 लाख की कार है फॉर एग्जांपल, तो 15 लाख की कार है, तो उस केस में आपका जीएसटी जो है वो तो बनेगा ही बनेगा, जो रोड टैक्सेस वगैरह होते हैं वो तो लगेंगे ही लगेंगे, साथ में टीसीएस भी कलेक्ट करा जाएगा। नाउ कौन कौन से आइटम में टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा, तो देखो सबसे पहले क्या लिखा है, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ये वाला याद रखना, वो कभी कभी पूछ लेते हैं। अगर अल्कोहलिक लिकर मेडिसिनल यूज़ के लिए है तो फिर टीसीएस की बात नहीं आएगी। तो कोई मेडिकल कंपनी है जो कफ सिरप बनाती है और वो अल्कोहल परचेस करती है, तो उस केस में कोई टीसीएस की बात नहीं। लेकिन ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जब परचेस किया जाएगा, तो ये जो ठेके वाले होते हैं परचेस करते हैं मैन्युफैक्चरर से, तो किंगफिशर से किसी वाइन शॉप वाले ने परचेस किया, तो उस केस में टीसीएस की बात आती है। और मैंने आपको ये कहा था कि रिटेल जब बायर होता है, रिटेल बायर, तब ये टीसीएस कलेक्ट नहीं किया जाता। तो अगर कोई इंसान जाके उस वाइन शॉप से बियर खरीदता है या फिर कोई भी अल्कोहलिक लिकर खरीदता है, तब टीसीएस नहीं लगता है। लेकिन जब ये लोग कंपनीज से खरीदते हैं तो किसकी बात आ जाती है, टीसीएस की बात आती है। ऐसा कुछ मैंने कहा था आपको। हाँ, वो देसी शराब, देसी विदेशी कंपोजिट दुकानें जो है आज की तारीख में, जो मामा ने हर जगह खोल रखी है, तो वो वाली जगह कि वहाँ टीसीएस नहीं है बेटा। तेंदू लीव्स कितना है, 5%। तेंदू लीव्स पे है 5% टीसीएस। टिम्बर पे, अबे सुनना, टिम्बर है ना, टिम्बर या एनी अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, 2.5% है। दिमाग लगाना ही नहीं है। अगर फॉरेस्ट प्रोड्यूस दिख रहा है आपको, टिम्बर हो गया, बैम्बू हो गया, जो ये फॉरेस्ट जंगल में प्रोड्यूस किए जाते हैं, है ना, तो यहाँ पर 2.5% है। स्क्रैप पे 1% है। और मिनरल्स जो कि कोल, लिग्नाइट और आयरन ओर है, कोल, लिग्नाइट और आयरन ओर, उसके ऊपर 1% टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। 1% किसका, जितनी भी सेल कंसिडरेशन होगी उसका। एंड जनरली सेल कंसिडरेशन में जीएसटी भी रहता है, लेकिन बहुत बार क्लैरिफिकेशन आ जाते हैं, क्लैरिफिकेशन आ गए हैं कि यार जीएसटी वाले पोर्शन को हटाकर जो सेल कंसिडरेशन है उस पे टीसीएस कलेक्ट करना है। मतलब 1 करोड़ का सेल किया, 10 लाख का जीएसटी है, तो आपको 1 करोड़ के ऊपर टीसीएस कलेक्ट करना है। ठीक है। फिर वो पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा अगर लीज पे देते हैं, तो एक होता है लेसर और एक होता है लेसी। लेसी क्या करेगा, प्रीमियम्स पे करेगा। तो लेसी को बोला जाएगा कि भाई तू प्रीमियम पे कर रहा है ना, तो साथ में कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी पे कर। तो लेसर विल कलेक्ट एक्स्ट्रा अमाउंट, कितने परसेंट से, 2% से। ठीक है। फिर फिर नेक्स्ट था कि अभी तो हम मेन रेट्स याद रख रहे हैं कि भैया किस रेट से टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। फिर था सेल ऑफ मोटर व्हीकल वाली बात, है ना। मोटर व्हीकल अगर खरीदने जाते हैं तो उस केस में अगर मोटर व्हीकल की वैल्यू 10 लाख से ज़्यादा है तो क्या किया जाएगा, टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। और टीसीएस कितने रेट से कलेक्ट किया जाएगा, 1% से कलेक्ट किया जाएगा। ठीक है। एंड अभी मैंने कहीं पर भी देखो ऐसा नहीं कहा है कि ज़्यादा वाली अमाउंट पे किया जाएगा। अगर 15 लाख की कार है तो फिर 15 लाख की कार पे 1% से क्या किया जाएगा, टीसीएस कलेक्ट। ओके। देन
देन नेक्स्ट जो बात थी वो थी हमारा ये टूर पैकेजेस की बात थी, है ना। आप बाहर घूमने जाते हैं और उसके लिए कोई टूर पैकेज खरीदते हैं, है ना, उसके लिए कोई टूर पैकेज खरीदते हैं, तो उस केस में टीसीएस कितना लगता है? तो उस केस में जो टीसीएस है वो जो है दैट इज 5%। ओवरसीज टूर पैकेजेस के केस में कितना है? 5% है। लेकिन बेटा यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी है, वो एक्सेप्शंस का ध्यान रखना है। वो एक्सेप्शन ये है कि भैया अगर आप ओवरसीज where amount is remitted for the purpose other than purchase of overseas tour package, मतलब ओवरसीज टूर पैकेज नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि फॉरेन में इलाज कराने जा रहे हो। एक तो ये होता है कि फॉरेन करेंसी क्यों चाहिए, क्योंकि आप टूर वगैरह ट्रैवल्स के लिए जा रहे हो। एक होता है कि इलाज के लिए जा रहे हैं। तो बेटा अगर हम बात कर रहे हैं ओवरसीज टूर पैकेज पे तो 5% टीसीएस कलेक्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन ओवरसीज टूर पैकेज के अलावा किसी वजह से आप क्या करते हो, फॉर एग्जांपल हॉस्पिटलाइजेशन, इलाज के लिए जा रहे हो, तो उस केस में 7 लाख तक होगा तो टीसीएस नहीं कलेक्ट किया जाएगा। तो वो टूर पैकेज में आ ही जाएगा ना, वो तो टूर पैकेज में आ ही जाएगा बेटा। देखो सुबह सुबह हनीमून की कहाँ से याद आ रही है बेटा, वो तो टूर पैकेज में आएगा ना। ठीक है, तो अब ये चीज हो गई। अगर अगर टूर पैकेज नहीं है और उसके अलावा किसी वजह से किया जाता है और वो 7 लाख से ज्यादा होता है, तो 7 लाख से ज्यादा वाली अमाउंट का कितना करेंगे? 5%। तो ओवरसीज टूर पैकेज 5% तो कर ही देंगे। मतलब बहुत एक्चुअली थिंकिंग ये है गवर्नमेंट की, बाहर घूमने जा रहे हो, बहुत पैसा आ रहा है, लाओ इनकम टैक्स दे दो, बहुत कमाया होगा लगता है आपने इस साल पे, तो टीसीएस कलेक्ट कर लेते हैं। अब देखो इंसान बाहर घूमने जाता है क्योंकि उसके पास पैसा, हॉस्पिटलाइजेशन के लिए या किसी और पर्पज के लिए जा रहा है, तो हो सकता है इट्स लाइक कि जेन्युइन नीड हो, तो वहां पर गवर्नमेंट ने बोला कि 7 लाख तक तो टीसीएस नहीं, लेकिन 7 लाख से ज्यादा के लिए लोगे तो 7 लाख से ज्यादा वाली अमाउंट पे कितना पड़ेंगे? 5% करेंगे। और अगर दोस्तों आप फॉरेन रेमिटेंस कर रहे हैं यानी फॉरेन करेंसी ऑब्टेन करते हैं फॉर एजुकेशन पर्पस, तो वहां पर ये था 7 लाख तक तो कुछ भी नहीं है। 7 लाख से ऊपर रेट कितना कर दिया जाएगा? 0.5%। 7 लाख से ऊपर वाली अमाउंट के ऊपर रेट कितना कर दिया जाएगा? 5%। सॉरी 0.5%। तो ओवरसीज टूर पैकेज दिखे अमाउंट मत देखना, 5% टीसीएस कलेक्ट कर लेना। दूसरा, टूर के अलावा किसी पर्पस के लिए चाहिए, आपने फेमा पढ़ा होगा तो वहां पे एक्चुअली हर एक चीज की लिमिट दे रखी होगी ना आपको कि इतनी फॉरेन करेंसी ही इस पर्पस के लिए ऑथोराइज्ड है या ऑब्टेन की जा सकती है। ऐसा होता है तो हमें पर्पस बताना पड़ता है कि व्हाई वी नीड टू ऑब्टेन दिस फॉरेन करेंसी, है ना, तो बताना पड़ता है। तो वहां पर आपने बोला कि भैया हमको तो हॉस्पिटल वगैरह में या कोई इलाज के लिए जा रहे हैं इसलिए चाहिए, तो वो बोलेंगे कि 7 लाख तक तो कोई टीसीएस नहीं है, 7 लाख से ऊपर, 7 लाख से ज्यादा ऊपर होगा तो ऊपर वाली अमाउंट का 5%। और अगर आप बोल दो कि एजुकेशन पर्पस के लिए जा रहे हैं इसलिए हमें फॉरेन करेंसी चाहिए, तो उस केस में होगा 7 लाख से ऊपर वाली अमाउंट का 0.5%। खत्म। ठीक है, फिर आपको याद है कल हमने पढ़ा था 194Q। 194Q के अंदर हमने ये देखा था कि भैया बायर जो है जब वो सेलर को पेमेंट करेगा तो टीडीएस काट देगा। कितने परसेंट से? 0.1% से। और कब? जब 50 लाख से ज्यादा की अमाउंट होगी तब। लेकिन ये बायर ऐसा तभी करेगा जब उसका टर्नओवर 10 करोड़ से क्या है? ज्यादा है इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। यहां पर ये कहता है कि सेलर टीसीएस कलेक्ट करेगा बायर से। सेलर विल कलेक्ट टीसीएस एट द रेट 0.1%
ओवर एंड अबाउ द अमाउंट रिसीव्ड, दैट इज 50 लाख से ज़्यादा जो रिसीव होती है उसका 0.1%। तो 194Q का कजिन सेक्शन हो गया एक तरीके से ये। मान लो 55 लाख का माल बेचा, तो 55 लाख के माल बेचा तो उस केस में हम क्या करेंगे, 5 लाख का 0.1% TCS कलेक्ट करेंगे। ठीक है। सेलर TCS तभी कलेक्ट करेगा जब उसका टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा होगा। सेलर TCS तभी कलेक्ट करेगा जब उसका टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा होगा। अब मान लो कि बायर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है तो वो TDS काट लेगा, सेलर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है तो उस केस में वो TCS कलेक्ट कर लेगा। दोनों का ही ज़्यादा हो तो 194Q अप्लाई हो जाएगा। ये बात थी। अच्छा, ये जो 50 लाख है बेटा, ये पापा लिमिट है। पापा लिमिट है मतलब एक साल में अगर आपने किसी व्यक्ति को पहले 20 लाख का माल बेचा, फिर 25 लाख का माल बेचा, फिर 55 फिर 10 लाख का माल बेचा, तो इन टोटल मिलाकर 50 लाख से क्या हो गए, ज़्यादा हो गए। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जो ज़्यादा वाली अमाउंट है यानी जो भी 35 55 5 लाख के ऊपर 0.1% से TCS कलेक्ट किया जाएगा। देखो अमाउंट बहुत कम है, 0.1% बहुत कम होता है, लेकिन होता ये है कि बड़े बड़े ट्रांजेक्शन्स की नॉलेज गवर्नमेंट को चल जाएगी कि हाँ इतने बड़े ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, इतने का माल खरीदा बेचा गया है, तो गवर्नमेंट विल कम टू नो अबाउट दी ट्रांजेक्शन। ये टूर पैकेज के लिए बेटा TCS क्यों रखा, क्योंकि जो लोग घूमने जाते हैं जनरली क्या करता है, ब्लैक में पैसा कमाए और घूमने चले गए। तो अब हुआ ये कि गवर्नमेंट ने बोले यार हमें पता तो जाना चाहिए कि कोई घूमने जा रहा है। अब हिंदुस्तान में कोई हिसाब तो रखा नहीं जा सकता कि कौन कितना कहाँ कहाँ घूम रहा है। तो उन्होंने बोला कि टूर पैकेज जो भी लेगा ना तो हम TCS काट लेंगे, उस TCS कलेक्ट कर लेंगे। तो फिर तो ऑटोमेटिक इन्फॉर्मेशन चले गई गवर्नमेंट के पास, फिर तो वो क्यूरीज वगैरह जनरेट कर सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं कि भैया कैसे कहाँ से पैसा आया। तो ये चीज है, इस वजह से ये प्रोविजन रखे गए हैं। कार भी खरीद रहा है कोई इंसान, 25 लाख की कार खरीद रहा है। अभी तो रोहित सर ने कार खरीदी, तो रोहित सर का TCS क्या किया गया, कलेक्ट किया गया उनने। कौन सी कार खरीदी उनने, 700 खरीदी उनने, तो उनका TCS कलेक्ट किया होगा। अब पूछा जाएगा, वैसे तो रोहित सर अपनी इनकम उतनी दिखाते होंगे, लेकिन मान लो कि उनको कोई डिलेमा होता है, कोई डाउट होता है, तो एक नोटिस आ जाता है कि यार भैया बताओ कहाँ से आए पैसा। जो अ, ठीक है दोस्तों, मेरे हिसाब से TCS में यही बात रखनी, याद रखने वाली बातें हैं। यही बात याद रखनी है आपको TCS के अंदर, किस रेट से काटना है और क्या। और थोड़ा बहुत याद ऐसा भी रख लो कि ना, जैसे मान लो कार खरीदने वाला या फिर तेंदू लीव्स खरीदने वाला या शराब खरीदने वाले गवर्नमेंट है या फिर गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर कंपनी है, तो TCS नहीं कलेक्ट किया जाएगा। समझ रहे हो, या कार कि ये हर जगह अप्लाई हो जाएगा, हर पॉइंट में अप्लाई हो जाएगा कि गवर्नमेंट अगर क्या कर रही है, परचेज कर रही है, बायर इज गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर कंपनी, तो उस केस में TCS कलेक्ट नहीं किया जाएगा। जैसे मान लो कि गवर्नमेंट क्या करती है, वो आर्मी के लिए, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आर्मी के लिए जो लिकर परचेस करती है, तो उस केस में फिर सेलर्स जो है वो TCS कलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ऑब्वियस बात है गवर्नमेंट से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देना है, तो कलेक्ट करने की बात ही क्या है। और यहाँ पर एक और एक चीज़ जो याद रखने की है, इंडिविजुअल एच TCS तभी कलेक्ट करेंगे, TCS तभी कलेक्ट करेंगे जब उनका टर्नओवर प्रीसीडिंग ईयर में 1 करोड़ से क्या है, ज़्यादा। प्रीसीडिंग ईयर में कितना है, 1 करोड़ से ज़्यादा या 50 लाख से ज़्यादा। ये बात यहाँ पर भी एप्लीकेबल है, TCS के हर प्रोविजन में एप्लीकेबल है। अब अब ध्यान दे दीजिएगा इधर कि हायर रेट ऑफ TCS इन केस ऑफ नॉन फाइलर्स ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। मतलब अगर अगर आप इनकम टैक्स का रिटर्न नहीं फाइल करते हैं या फिर नॉन फर्निशर ऑफ पैन नहीं देते हैं, तो आपको जैसे वहाँ पर था TDS के केस में कि भैया पैन नहीं देते हैं तो क्या होगा, 20% से क्या किया जाएगा, TDS काटा जाएगा। तो यहाँ पर भी वो प्रोविजन है कि भैया इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है
तो किस रेट से टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा? तो रिक्वायर्स टैक्स टू बी कलेक्टेड एट सोर्स अंडर द प्रोविजन फॉर स्पेसिफाइड पर्सन, है ना, एट हायर रेट। हायर रेट से, हायर रेट, वो हायर रेट क्या है? ट्वाइस द रेट स्पेसिफाइड और एट 5%, विच एवर इज हायर, है ना, एट अ हायर ऑफ द फॉलोइंग रेट्स। मतलब अगर 1% है तो 1 का 2% हो जाएगा, 2% और 5% विच एवर इज हायर, तो कितना हो जाएगा? 5%। लेकिन जैसे कहीं कहीं रेट 5% थी तेंदू लीव्स में, तो 5% है तो 5 का 10% और 5% विच एवर इज हायर, तो फिर 10% यूज किया जाएगा। ठीक है। बेटा देखो, ट्वाइस द रेट स्पेसिफाइड, ट्वाइस द रेट स्पेसिफाइड, जैसे मान लो तेंदू लीव्स में रेट जाके देख, अभी बताई थी मैंने, तेंदू लीव्स में रेट कितनी है? 5% है, तो उसका डबल करेगी तो कितना हो जाएगा? 10%, है ना। तो फिर उस केस में 10% और 5% विच एवर इज हायर वाला पॉइंट एप्लीकेबल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, टीडीएस में कैसे याद रखते हैं? टीडीएस में याद रखते हैं कि भैया पेन नहीं दिया तो 20% से लगेगा टीडीएस। यहाँ पर याद रखना है कि अगर आपने पेन नहीं दिया, या सॉरी आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, तो उस केस में टीसीएस की जो रेट है वो डबल हो जाएगी या 5% विच एवर इज हायर हो जाएगी। ठीक है। अब देखो ये बात अप्लाई होगी, ये बात जो पड़ी सीसीए वाली बात, सीसीए वाली बात अप्लाई होगी नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न पे, और जो सीसी वाली बात है, सीसी वाली बात एप्लीकेबल होगी जिनने पेन नहीं दिया उन पे। बात यहाँ पर भी ऑलमोस्ट सेम है कि हम कितना टीसीएस कलेक्ट करेंगे? ट्वाइस द रेट और एट 5% विच एवर इज हायर। ठीक है, विच एवर इज हायर। लेकिन याद रखना, ये जो 5% है, ये 5% है, ये 5% नहीं लगेगा, सिर्फ 1% लगेगा अगर वो 2061H है। 2061H मतलब वो बायर और सेलर वाला ऑफ गुड्स होता है ना, उसके ऊपर। देखो रिटर्न नहीं भरा, रिटर्न नहीं भरा, रिटर्न नहीं भरा, तो बेटा आप तो सीधा डबल कर देना या 5% विच एवर इज हायर कर देना। ये मत चेक करना कि 2061H है या नहीं है। लेकिन अगर बात पैन की आती है, जब बात पैन की आती है, तो पैन की जब बात आती है तो बात ये रख देना, लेकिन जो 5% है उसको कितना कर देना? देखो 0.1% का 5% मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से। तो उनने बोला कि भैया हम तो फिर ट्वाइस द रेट 0.1% का डबल कर देंगे या फिर 1% विच एवर इज क्या करेंगे? हायर चूज कर लेंगे। ठीक है, जनरली यही बात आपको किस में याद रखनी है? टीडीएस और टीसीएस में याद रखनी। इतना पढ़ के जाओगे दैट इज मोर देन इनफ। बस सीएस वालों के साथ दिक्कत ये आ जाती है कि यार वो फॉर्म नंबर पूछ लेते हैं या फिर वो डेट्स वगैरह पूछ लेते हैं, है ना, कि टीडीएस रिटर्न्स की डेट क्या होती है, टीडीएस पेमेंट्स की डेट क्या होती है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप समझना वो चीज़। आप लोगों ने, हमसे ये भी सब पूछा जाता था, हमसे सीए फाइनल में पूछा जाता था, क्योंकि हम दिन भर ऑफिस के अंदर टीडीएस रिटर्न भरते थे, तो हमें डेट्स अपने आप याद हो जाती थी कि भैया टीडीएस में ये फॉर्म्स एप्लीकेबल हो रहे हैं, इसके लिए ये वाला फॉर्म, इसके लिए ये वाला फॉर्म, इसके लिए ये वाला फॉर्म, डेट इस डेट पे रिटर्न भरना है, इस डेट पे चालान भरना है। हमें अपने आप याद हो जाता था क्योंकि हम 3 साल तक प्रैक्टिकल करते थे। आप तो सोचो, आप तो सीएस के स्टूडेंट हो, शायद ये चीज करो भी ना अपनी लाइफ में, और आपने ये प्रैक्टिकली किया नहीं, तो उसको याद कैसे रखाया जा सकता है? सीरियसली अगर ये पूछ लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। वो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं? बट मैंने आपको क्लास में तो लिखवाया था, मेन क्लास में, कि हाँ डेट्स याद रख लो कौन कौन सा। वो ए दिले मुश्किल करके कुछ ना कुछ मैंने आपके साथ किया था कि भैया ए दिले मुश्किल है तो उसके ऊपर क्वार्टरली भी कर सकते हैं ना, 7 मंथ के एंड खत्म होने के बाद 7 तारीख को पेमेंट करना पड़ेगा, उसका फॉर्म्स वगैरह वो सब बताए थे। अगर आपके पास टाइम हो और बाकी सब्जेक्ट्स आपके 8-10 बार रिवाइज हो चुके हैं, तो आप क्या करिएगा, वो पढ़ लेना, और नहीं हुआ है तो फिर उसको लीव कर सकते हो।
नेक्स्ट इज एडवांस टैक्स। तो टीडीएस वी हैव सीन, टीसीएस वी हैव सीन, और एक एडवांस टैक्स हम देख लेते हैं। अभी एडवांस टैक्स भी है ना दोस्तों, हम लोग हमारे जब हम प्रैक्टिस करते, मतलब हम जब आर्टिकलशिप करते थे, तब हमने हाथ से एडवांस टैक्स कैलकुलेट करते थे कि भैया इस बंदे का कितना बनेगा। इसमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस बहुत चाहिए, और ये हमें सीए फाइनल में पूछा जाता था। आप लोगों को तो भैया यही पूछते हैं, पूछ ले तो वो याद करना पड़ेगा कि एडवांस टैक्स। अच्छा, पहली बात तो ये देख लो कि एडवांस टैक्स किन को भरना पड़ता है। किन लोगों को एडवांस टैक्स भरना पड़ता है? जिन लोगों की एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी 10,000 या उससे ज़्यादा है, तो भैया आपको क्या करना पड़ेगा? एडवांस टैक्स भरना पड़ेगा। इफ़ योर एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी इज 10,000 और मोर, देन यू हैव टू पे द एडवांस टैक्स। ठीक है। अब एडवांस टैक्स भरना कितनी इंस्टॉलमेंट में है? आपको डेट याद है? मैंने ऐसा बोला था 15 जून है, 15 सितंबर है, 15 दिसंबर है और 15 मार्च है। एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में तो क्वेश्चन आता था बेटा इसका, एडवांस टैक्स का 1 नंबर में पूछते थे, तो हो सकता है 3-4 नंबर का थ्योरी में भी पूछ ले कि भैया इसका एडवांस टैक्स कितना भरना है, इस 15 दिसंबर तक कितना भरना है, या 15 दिसंबर को कितना भरना है, ये आपको पूछ लिया जाएगा। बताओ यहाँ पे कितना था? 15 जून पे 15% भरना पड़ता है। यहाँ पर कितना भरना पड़ता है? 30%। यहाँ पर कितना भरना पड़ता है? 30%। और यहाँ पर भरना पड़ता है रिमेनिंग 25% एडवांस। और आपको वो याद, वो क्रॉस रिलेट कर लो तो बेटा, आपको मैंने पढ़ाया था ना वो सेक्शन प्रेजेंट टू टैक्सेशन 44 एडी और 44 एडीए, है ना, ये पढ़ाए थे आपको। आपको मैंने वहां बोला था कि इन लोगों को एक ही इंस्टॉलमेंट में क्या करना पड़ता है? एडवांस टैक्स भरना पड़ता है, और वो 100% कहाँ भरेंगे? 15 मार्च को भरेंगे। ठीक है। अब देखो, यहाँ प्लीज इस बात को ध्यान से सुनना कि 15 जून को कितना भरना पड़ता है? 15%। 15 सितंबर को कितना भरना पड़ता है? 30%। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं 15 सितंबर तक कितना भरना पड़ता है, 15 सितंबर तक कितना भरना पड़ता है, तो भैया फिर यहाँ पे तो 15% भरना पड़ेगा। यहाँ तक कितना भर देना चाहिए? 45% भर देना चाहिए, है ना। यहाँ तक कितना भर देना चाहिए? तो 75% तक भर देना चाहिए, प्लस करते जाओ। और यहाँ पे कितना भर देना चाहिए? 100% भर देना चाहिए। तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। जनरली वो ये पूछेंगे कि भैया 15 दिसंबर को हमें कितना पे करना पड़ेगा। ओके नाउ, एडवांस टैक्स पे तो हम किसका करते हैं? एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी का। अब ये एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले जीटीआई फाइंड आउट कर लो। जीटीआई के अंदर से डिडक्शंस वगैरह आपको जो लेना है वो आप माइनस कर दो। अल्टीमेटली यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल इनकम। टोटल इनकम पे टैक्स कैलकुलेट कर लो। तो भैया कोई आपको वो कैसा, कोई एक केस बना कर देंगे। वो बोलेंगे कि यार एक बंदा है, उसकी सैलरी, उसको इतनी सैलरी आ रही है, उसको मकान का किराया इतना आता है, उसको एफडी पे इतना इंटरेस्ट वगैरह मिलता है, और ऐसा कुछ वो सारे सिनेरियोस दे देंगे आपको। ठीक है, तो आप उन सिनेरियोस को कंसिडर करते हुए उसकी टोटल इनकम फाइंड आउट करना, और टोटल इनकम पे टैक्स कैलकुलेट कर लेना। मान लो कि उसकी टोटल इनकम पे टैक्स आया 2,10,000, 2,10,000 रुपए उसका टैक्स आया। अब 2,10,000 में से वो आपको इंफॉर्मेशन ये भी देंगे कि भाई साहब का टीडीएस कट जाता है, भाई साहब का टीडीएस कट जाता है।
तो ऑब्वियस सी बात है, जब टीडीएस, देखो टीडीएस इज ऑल्सो टाइप ऑफ एन एडवांस टैक्स, टीसीएस भी एक टाइप का एडवांस टैक्स है, क्योंकि आप भले ही आप नहीं पे कर रहे हो, टीडीएस तो कोई और काट के गवर्नमेंट को पे कर देता है, एडवांस टैक्स तो हमें खुद को भरना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल नाटा एकेडमी मेरा टीडीएस जमा कर देती है, तो मुझे एडवांस टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। अगर नाटा एकेडमी मेरा टीडीएस नहीं काटती तो फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, एडवांस टैक्स जमा करना पड़ेगा। ये 2,10,000, वो बोलेंगे इतना टीडीएस है, तो टीडीएस बोलेंगे 7,000 है, तो टीडीएस क्या कर देना, माइनस कर देना, क्योंकि टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है। तो जो टीडीएस कट गया है वो तो हम माइनस करते हैं, साथ में टीसीएस भी बोलेंगे कि 3,000 का टीसीएस क्या कर लिया गया, कलेक्ट कर लिया गया, तो ये दोनों माइनस कर देना। इसके बाद बचेगा कितना, 2 लाख। हाँ, जब उसका टीडीएस पहले से ही कट हो रहा है तो एडवांस टैक्स क्यों करेंगे। देख वंशिका, मान ले जैसे मेरी सिर्फ नाटा एकेडमी से ही इनकम है, तो नाटा एकेडमी मेरा टीडीएस काट ले, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मेरी नाटा एकेडमी की इनकम एक मतलब एक पार्ट है, एक पार्ट है। मेरे को मेरी ऑफिस से इनकम हो रही है, मेरे को ट्रेडिंग से इनकम हो रही है, ठीक है, मेरे को शेयर से कैपिटल गेन, तो वहां पर मेरा नाटा वाले तो नाटा पे टीडीएस काटेंगे ना, बाकी इनकम पे थोड़ी काटेंगे, ऐसा है। तो उनका मेरे को एडवांस टैक्स भरना पड़ता है, दिक्कत वो है, उसका मुझे एडवांस टैक्स भरना पड़ जाता है। जैसे मान लो कि मैंने अभी शेयर्स बेच दी, मुझे कैपिटल गेन हो गया 2-2.5 लाख का, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एडवांस टैक्स भरना पड़ जाता है। तो ये यहां पर आपका एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी, अभी 2 लाख का कितना करना, 2 लाख का 15%, 30%, 30% और 30%। अब देखो, मान लो कि आपने 2 लाख भर दिए, 2 लाख भर दिए। अब आपका, आपने ये 22-23 आपका प्रीवियस ईयर है, तो 22-23 में आपने 22-23 में आपने 2 लाख भर दिए। हाँ सॉरी, मेरी मिस्टेक, 25% है लास्ट में। हाँ, क्या बोल रहे हैं अजहर भाई, आप तो इसमें आप इसका माइनस नहीं कर सकते। करता हूँ ना मैं, मतलब मैं माइनस करता हूँ, मतलब जो पे की, जैसे मेरी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी आती है उसमें से मैं नाटा एकेडमी का टीडीएस माइनस करता हूँ, नाटा एकेडमी का टीडीएस माइनस करता हूँ, बैंक से मुझे जो इंटरेस्ट मिल रहा है उस पर जो मेरे को टीडीएस बैंक वालों ने काटा है वो माइनस करता हूँ, वो सब माइनस करके ही फिर मैं पे करता हूँ। बाईस तेईस के अंदर 2 लाख है। अब सुनो बच्चों, मैंने रिटर्न भरा, रिटर्न भरा, और रिटर्न जब मैं भर रहा था, रिटर्न की डेट आपको याद होगी, 31 जुलाई है या 31 अक्टूबर है। टैक्स तो भरेंगे नहीं ना। आज नाटा में मैच दिखाने वाले हैं, हाँ आज यहाँ पर है ना वो मैच, बहुत डर लग रहा है यार, ऐसा लग रहा है एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम की जो एक दिन पहले वाला फियर है ना, वैसा फियर है आज 31 जुलाई, क्योंकि एक भी मैच नहीं आ रहे। अगर इंडिया 1-2 मैच हारी हुई होती ना, 100% टेंशन फ्री होते आज। लेकिन दिक्कत ये है कि एक ही आखिरी मैच नहीं हार जाए बस। ये आ रहे हो क्या मैच देखने आप लोग, कि पढ़ाई करोगे? नहीं, वही तो डर। मैंने तो ऑस्ट्रेलिया पे लगा के बैठा हूं, मैं ऑस्ट्रेलिया पे लगा के बैठा हूं, दोनों जगह खुश होने वाला हूं मैं, दोनों जगह खुश होऊंगा मैं। ऑस्ट्रेलिया भी जीत जाएगी तो खुशी बहुत ज्यादा होगी कि यार चलो कुछ कमाई तो हो गई, इंडिया जीत गई तो फिर तो कुछ और ही बात है बेटा। सो 31 जुलाई, अब 31 जुलाई को जब मैंने रिटर्न भरा, 31 जुलाई को जब मैंने रिटर्न भरा, तो मैंने अपनी लाइबिलिटी दिखा दी 3 लाख की, दिखा क्या दी, आ गई 3 लाख की। इनकम टैक्स वाले बोलते हैं कि भैया 3 लाख का टैक्स है ना, 3 लाख का टैक्स भरना था आपको, तो आपने एस्टीमेट गलत किया, बेवकूफ। ठीक है, तो होगा क्या,
ये 1 लाख तो मैं पे कर दूंगा, लेकिन जो मैंने 1 लाख कम पे किया ना, इस पे ब्याज लगेगा। जो 1 लाख कम पे किया है उस पे ब्याज लगेगा। सेक्शन बताइए 234B। है ना, तो एडवांस टैक्स का क्वेश्चन बड़ा बनेगा, याद रखना ज्यादा मार्क्स का बनेगा, क्योंकि पहले वो आपसे एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी निकलवा सकते हैं। जब ये याद दे दे तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आप एक बात समझना, एक होता है एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी और एक होता है एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी। तो आप मुझे बताइए, ये 15, 30, 30 और 25 करोगे, ये किसका करोगे? एक्चुअल का करोगे कि एस्टिमेटेड का करोगे? एस्टिमेटेड का करना, ये एस्टिमेटेड का करना। फिर वो बोल देंगे कि एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी वाज योर 3 लाख, तो आपका क्या हुआ? 1 लाख रुपए कम पे करे, 1 लाख पे ब्याज लगेगा। हाँ, एक्चुअल तो पता ही नहीं है, वेरी गुड। एक्चुअल तो पता ही कब चलेगा? बाद में पता चलेगा जब कांड हो चुके होंगे। अब 1 अप्रैल 23 से लेकर, जैसे अभी अपनी एग्जाम की डेट ले लेते ना, तो ये 22-23 अपना ईयर है, तो 234B में इंटरेस्ट लगेगा जितना आपने कम पे किया उतना, उस पे 1 लाख। 1 लाख 1 अप्रैल से लगना चालू हो जाएगा। हाँ, मैं वो बता रहा हूँ, एक्सेप्शन पे आऊंगा, लेकिन अभी तो मैंने अमाउंट का डिफरेंस ज्यादा रखा है, तो यहाँ पे तो लग जाएगा। और मैंने रिटर्न भर दिया, 27 जुलाई को। तो होगा क्या, 1 लाख जो कम पे करें उस पे ब्याज लगेगा 1 लाख इंटू 1/100, 1% से इंटू 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। तो अप्रैल, मई, जून और इवन जुलाई, 4 महीने का ब्याज लगाना पड़ेगा। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज वगैरह, ये दिस आर नॉट द रीजंस फॉर द डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। आपको डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी के अंदर डेप्रिसिएशन एक बेस्ट एग्जांपल होता है। डेप्रिसिएशन एक बेस्ट एग्जांपल होता है कि इनकम टैक्स वाले ज़्यादा डेप्रिसिएशन देते हैं, बाद में आपको कम डेप्रिसिएशन मिलेगा, तो आपको बाद में ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, तो दैट विल क्रिएट योर लाइबिलिटी। आपको शायद अकाउंट्स में पढ़ाया होगा ये AS 22 वगैरह में। तो इनकम टैक्स में बहुत सारे, जैसे आप अकाउंट्स कर रहे हो तो अकाउंट्स में एडिशनल डेप्रिसिएशन कहाँ होता है? स्मृति, अकाउंट्स में एडिशनल डेप्रिसिएशन तो होता ही नहीं है। कंपनीज एक्ट में तो जो डेप्रिसिएशन की रेट है वो काफी अलग है। अब कंपनीज एक्ट बोलता है डेप्रिसिएशन की रेट 10% है, और हमारा इनकम टैक्स बोल रहा है डेप्रिसिएशन की रेट 30% है। तो होगा क्या कि आज तो इनकम टैक्स कम देना पड़ेगा क्योंकि डेप्रिसिएशन ज्यादा डल लाइन में आ जाएगा, लेकिन जब जब असेट्स खत्म, डेप्रिशिएट हो जाएगी, तो आप सोचो ना, 3 साल में तो ऑलमोस्ट मोटा मोटी ये खत्म हो जाएगी, लेकिन अकाउंट्स में तो वो असेट चलती रहेगी, तो बाद में आपको टैक्स क्या करना पड़ेगा? ज्यादा देना पड़ेगा। आज कम देना पड़ रहा है, बाद में ज्यादा देना पड़ेगा, तो दैट इज द प्रॉब्लम। तो वो आपको डेफर्ड टैक्स की लाइबिलिटी की बात वहां पर आ जाएगी। और डेफर्ड टैक्स असेट कब बन जाती है? जब आज आपको इनकम टैक्स ज्यादा देना पड़ रहा है, लेकिन बाद में आपको इनकम टैक्स कम देना पड़ेगा। जैसे आप TDS काटना भूल गए, तो इस साल तो आपका इनकम टैक्स क्या बन गया? ज्यादा बन गया, वो 30% डिसअलाउ हो गया इसलिए, लेकिन अगले साल तो आपको 30% क्या हो जाएगा? अलाउ हो जाएगा, तो आपको अगले साल कम पे करना पड़ेगा। तो ये असेट का लॉजिक है। मतलब मैं इतना ज्यादा AS 22 अभी नहीं बता रहा हूं, बट दिस इज अ लॉजिक। अब ध्यान से सुनना, 234B का है। अब हो ये भी सकता है ना कि उस बावले ने एक और एक गलती करी हो, उस बावले ने एक और एक गलती करी हो। एक चीज और पहले बता ही देता हूं। देखो, मैंने यहां पर एक बात और बताई थी कि जितना भी हमें पे करना है, जितना भी हमें पे करना है, उसका हम 90% तक पे कर चुके हैं। जितना भी हमें पे करना है उसका हम 90% तक पे कर चुके हैं, तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा। बताई थी ये बात। जितना भी हम पे कर चुके हैं
उसका 90 पर जितना भी हम पे करना था उसका 90% पे कर, तो हमारी मान लो कि एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी जो है वो 1 लाख है, और मैंने एडवांस टैक्स कितने का भर दिया, 95,000 का भर दिया। तो आप बोले कि सर 5,000 का डिफरेंस है, इस पे तो ब्याज लगना चाहिए 1% से, नहीं चल जाएगा। इसका आपने 90% तक पे कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, 90,000 तक भी पे कर देते तो कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, लेकिन आप यहाँ 85,000 पे कराए तो पूरा 15,000 के ऊपर आपको ब्याज कैलकुलेट करना पड़ेगा 1 अप्रैल से। याद रखना 15 मार्च लास्ट डेट होती है लास्ट इंस्टॉलमेंट की, लेकिन 234B में जो शॉर्ट पेमेंट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है वो अगले साल के पहले दिन से लगता है। जब और कब तक लगता है, अप टू द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, जिस दिन आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं। अच्छा, एक्चुअली क्या होता है इनकम टैक्स में, ऐसा भी हो सकता है बच्चों कि रिटर्न बाद में भरा जा रहा है लेकिन लायबिलिटी का पेमेंट चालान के थ्रू पहले किया जा रहा है। जनरली तो दोनों डेट सेम होती है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपने पहले ही पैसा जमा करा दिया। आप मुझे बताओ इंटरेस्ट कब तक लगना चाहिए, रिटर्न तक कि वो पेमेंट की डेट तक? पेमेंट की डेट तक है ना, ऑब्वियस सी बात है, पेमेंट की डेट तक ही इंटरेस्ट लगेगा। फिर याद है हमने वो भी चीज देखी थी 234C का इंटरेस्ट बेटा। ये सब मालूम है, सब ये प्रैक्टिकल है। आपने अगर अपने लाइफ में प्रैक्टिकली किया होगा तो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है स्टूडेंट्स को। तो सीए वाले स्टूडेंट आर्टिकलशिप करते हैं, उनको ये सब चीजें प्रैक्टिकली बहुत, मतलब 3 साल तक यही करते रहते होंगे, वो हर महीने करते हैं, तो उनको सही लगता है। आप लोगों को पता नहीं, पूछते हैं। अब 234C में क्या हुआ कि यहाँ 15% पे करना था। अपन एक एग्जांपल ले ही लेते हैं ना, आपकी एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी, आपने एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी आपने 1 लाख मानी, तो आपने यहाँ कितना पे कर दिया, 15,000, यहाँ कितना पे कर दिया, 30,000, यहाँ कितना पे कर दिया, 30,000, और यहाँ पे कर दिया आपने 25,000। लेकिन आपकी एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी 2 लाख निकली, तो आपने तो इंस्टॉलमेंट का भी शॉर्ट पेमेंट कर दिया। आपको यहाँ पर पे करने थे 30,000, यहाँ पर पे करने थे कितने, 60,000, यहाँ पर कितने पे करने थे, 60,000, और यहाँ पर कितने पे करने थे, 50,000। तो अब ये जो डिफरेंस है इन पर भी तो क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। लेकिन मैंने बोला था ब्याज कैलकुलेट करने के लिए क्यूमुलेटिव कर लेना, ब्याज कैलकुलेट करने के लिए पहले क्यूमुलेटिव कर लेना। क्यूमुलेटिव कैसे करना पड़ेगा, पहले क्यूमुलेटिव करना, 15% है, 30% है, 30% है, और 25% है। तो 15,000, ये एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी का जो आपने कांड किए हैं, एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी के हिसाब से वो लिख लिए पहले, 30, 25, और फिर इसका क्यूमुलेटिव निकाल लिया। क्यूमुलेशन में आपने यहाँ लिखा 15,000, यहाँ लिखा 45,000, यहाँ लिखा आपने 75,000, और यहाँ लिखा आपने 1 लाख। लेकिन मैं सीधा पे कितना कर देना चाहिए था, एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी का यहां पर 30,000 रुपए आ जाना चाहिए थे। सीधा क्यूमुलेटिव लिख रहा हूं बेटा, मैं सीधा क्यूमुलेटिव लिख रहा हूं, ठीक है। 30 यहां तक कितने आ जाना चाहिए थे, 90, यहां तक कितने आ जाना चाहिए था, 1.5 लाख, और यहां तक कितना आ जाना चाहिए था, 2 लाख।
अब तो एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी, क्यूमुलेटिव, एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी लिखना चाहो तो लिख दो और उसका क्या बना दो, क्यूमुलेटिव कर दो। हमको ये दोनों फिगर का डिफरेंस लेना है। जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस आ जाएगा 15,000, ये डिफरेंस 45,000, ये डिफरेंस 75,000 और ये 1 लाख। इस डिफरेंस पे इंटरेस्ट लगेगा। इस पे, इस वाले पे 3 महीने के लिए लगेगा, तो 15,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 100 इंटू 3 मंथ्स। इस पे भी 3 महीने के लिए लगेगा, इस पे भी 3 महीने के लिए लगेगा, तो 3 महीने इसके लिए, 3 महीने इसके लिए, 3 महीने इसके लिए, उसके लिए 1%। 3 महीने 2 महीने कम क्यों लग रहा है? 2 महीने कम इसलिए लग रहा है क्योंकि देखो, आपको पहली इंस्टॉलमेंट कहाँ भरनी पड़ती है? जून में भरनी पड़ती है। तो अप्रैल और मई का टेक्निकली देखा जाए तो इंटरेस्ट लगना ही नहीं चाहिए ना। अप्रैल और मई का इंटरेस्ट लगना ही नहीं चाहिए, तो इसलिए 12 में से 10 महीने का इंटरेस्ट लगता है। अब 15 जून को भरना था, तो 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ है, इसलिए बेचारा जून भी लपेटे में आ गया। जून के 15 दिन तक भी पेमेंट नहीं करना था हमको, तो बट स्टिल जून का एक भी दिन हो जाता है तो जून को हम काउंट करते हैं, इसलिए इस तरीके से इसका कैलकुलेशन बनता है। दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड एंड जनरली ये क्वेश्चन देखा जाए तो 7-8 नंबर का पूछते हैं, जिसमें आपसे वो 234 देखो अब इसमें होगा क्या, 234C का कैलकुलेशन में तो 234C का कैलकुलेशन तो ये हो गया, और 234B का कैलकुलेशन बोलेंगे। 234B का कैलकुलेशन बोलेंगे तो उस केस में क्या करना, जो आखिरी का जो टोटल है, जो इसका टोटल यानी 1 लाख का डिफरेंस है, 2 लाख की जगह कितना पे किया आपने, 1 लाख, तो उसमें 1 अप्रैल से ब्याज लगाना चालू कर देना। अब एक चीज और सुन लेना, इंटरेस्ट 234A, 234B, 234C में लगता है। 234C में इंस्टॉलमेंट वाला पे इंटरेस्ट लगता है, 234B में वो शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स पे लगता है, शॉर्ट पेमेंट। 234A में इंटरेस्ट लगता है डिले इन फाइलिंग ऑफ रिटर्न, डिले इन फाइलिंग ऑफ रिटर्न आपने डिले कर दिया भरने में तो इंटरेस्ट लग जाएगा। देखो, रिटर्न भरने की डेट थी 31 जुलाई, आपने भरा 2 सितंबर को, तो बेटा अगस्त अगले दिन से 1 अगस्त से है ना, 31 जुलाई तो भरना था तो उसको काउंट नहीं करेंगे। अगस्त और सितंबर 2 महीने का ब्याज लगेगा। 2 महीने का ब्याज मालूम है किस पे लगेगा? जो आपकी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी है ना, उसका 2 लाख इंटू 1 डिवाइड बाय 100 इंटू 2। तो शॉर्ट पेमेंट में ऐसे कर लिया, नहीं सॉरी, इंस्टॉलमेंट के शॉर्ट पेमेंट पे ऐसे कर दिया। जो एक्चुअल शॉर्ट पेमेंट है टोटलिटी वाला, उसके ऊपर 1 अप्रैल से जब तक रिटर्न नहीं भरते या पेमेंट नहीं करते जब तक आपने क्या कर दिया, इंटरेस्ट। और अगर आपने रिटर्न नहीं भरा तो अगले दिन से जब रिटर्न भरोगे तब तक जो आपकी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी है उसके ऊपर क्या देना पड़ेगा, आपको ब्याज देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। अब सोच लो किसी की टैक्स लायबिलिटी 1 करोड़ है, उसने एडवांस टैक्स में गड़बड़ कर दी, या फिर उसने रिटर्न भरना लेट कर दिया, या दोनों साथ में कर दिया, बेचारा का टैक्स के साथ साथ जो ब्याज बनेगा ना वो बहुत खतरनाक बनेगा। 10-20 लाख रुपए एक्स्ट्रा ही लग जाएंगे उसके, ड्यू टू दिस इंटरेस्ट, पेनल्टीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, सो ये चीज मैंने आप लोगों को बताई। सो वी हैव डन विद TDS, TCS, एडवांस टैक्स, एंड साथ में मैंने आपको इंटरेस्ट के तीनों सेक्शन बता दिए, A, B और C। अच्छा, क्लास में मैंने एक बात और बताई थी क्या आपको? मैंने यहाँ पर ऐसा लिखवाया था क्या, ये वाली जगह 12% तक पे कर देंगे तो इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना है? हाँ, मैंने बताया था शायद, है ना। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि फर्स्ट वाली इंस्टॉलमेंट अगर 12% तक पे हो जाएगी तो आपको कोई,
हाँ, कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना है, और सेकेंड वाली इंस्टॉलमेंट 36% तक पे हो जाएगी, तो आपको कोई भी इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर हम रिवाइज करेंगे टुमारो, अदर सोर्सेस। कल अदर सोर्सेस रिवाइज कर लेंगे 1 घंटे में, 1 घंटे क्या 30-45 मिनट में हो जाएगा, और फिर अगले दिन कैपिटल गेन्स रिवाइज कर लेंगे।